जय हिंद। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विक्रम कुमार। आज के इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? द रोमांटिक इमेजिनेशन। ठीक है, बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट होता है कि इस टॉपिक में से क्या पढ़ने वाले हैं, खास करके इस वर्ड से। ठीक है, दिल में तितलियां उड़ने लगती हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, जिनको पता है हम लोग नेशन के बारे में, टुवर्ड्स नेशन हमारा रोमांटिक इमेजिनेशन क्या होगा उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हालांकि ये भी ठीक है जहां तक तुम सोच पा रहे हो, तो उसी फीलिंग से आप अपने देश के लिए कनेक्ट करते हो। जब फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स योर नेशन होता है, आप उसी को रोमांटिसाइज करते हो, तो रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशन, नेशनल फीलिंग की बात की जाती है, नेशनल फीलिंग होती है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, शुरू में एक्साइटमेंट रहा होगा, अब एक्साइटमेंट टूट गया, बट ठीक है, टॉपिक टॉपिक होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट केम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। ठीक है, जो भी नेशन स्टेट बने, ठीक है, यूनिफिकेशन हुआ या नेशनलिज्म की फीलिंग आई, वो सिर्फ और सिर्फ वॉर के थ्रू या फिर टेरिटोरियल एक्सपेंशन, सिर्फ युद्ध लड़ने से या अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने से नहीं आया। ठीक है, तो कैसे आया है? Art and poetry, stories, music, culture also played an important role to express and shape the nationalist feeling to create the idea of nation। एक एक चीज को समझेंगे आसान भाषा में। देखिए क्या क्या हुआ। आप कह सकते हैं कि हमारा देश जो है, हमारे देश के अंदर जो देशवासी हैं, सिटीजन्स हैं, उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग है। ठीक है, तो नेशनलिज्म की फीलिंग सिर्फ वॉर से नहीं आया है, आपने अपने आप को, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर लिया, सिर्फ उससे नहीं आया। बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट रोल रहा है इन सभी चीजों का, आर्ट का, पोएट्री का, स्टोरीज का, म्यूजिक का, कल्चर का। ठीक है, आपको जब मैं अर्नेस्ट रेनन का टॉपिक पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था कि हमारा कोई भी देश सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेस पे नहीं बनता, बल्कि कोई भी देश का फॉर्मेशन जो होता है, कोई भी कंट्री जब फॉर्म होता है, तो उसके पीछे का एक लॉन्ग पास्ट बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, तो फैक्टर कहां से इमर्ज होता है? आर्ट से, पोएट्री से, हमारे जो हेरिटेज है, हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, इन सभी चीजों से हम लोग अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, म्यूजिक से, अगर आप कोई देशभक्ति गाना सुनते हैं तो आपके अंदर एकदम जोश सा आ जाता है, या फिर आप कोई स्टोरी सुनते हैं, आप बड़े रेवोल्यूशनरीज भगत सिंह की बात सुनते हैं, लोग कई बार भगत सिंह की टी शर्ट पहन के निकलते हैं, कैप लगा के निकलते हैं, उस कलर से अपने आप को रिलेट करते हैं। तो क्यों रिलेट करते हैं? ठीक है, उन स्टोरीज के थ्रू जो उन्होंने ब्रेवरी का काम किया है। ठीक, तो कल्चर भी एक इंपॉर्टेंट रोल है आपका। एंशिएंट कल्चर किस तरह से आज की डेट में इंपॉर्टेंट रखता है, आप अगर करंट सिनेरियो में समझेंगे तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज का इस्तेमाल अपने पॉलिटिक्स के लिए भी करती हैं। तो कल्चर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने के लिए। तो इन सब चीजों के थ्रू रोल टू एक्सप्रेस एंड शेप द नेशनल फीलिंग, इसमें जो फीलिंग्स को, नेशनल फीलिंग्स है, उस आइडिया को क्रिएट करने में इन सभी चीजों का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, एक बहुत बड़े फैक्टर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि रोमांटिक इमेजिनेशन किस बारे में बात कर रहा है। इस सिंपल और साधारण सी किस बारे में बात कर रहा है, तो कि किस तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग सिर्फ और सिर्फ वॉर और टेरिटोरियल एक्सपेंशन के अलावा कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके कारण हमारा नेशनलिज्म का फीलिंग इमर्ज होगा, तो इस बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, अब रोमांटिसिज्म होता क्या है? ठीक है, रोमांटिसिज्म एक फीलिंग है। ठीक है, आपका फीलिंग किसी के प्रति हो सकता है, अपने पेरेंट्स के टुवर्ड्स हो सकता है, अपने टीचर्स के प्रति हो सकता है, अपने स्कूल से, अपने दोस्तों के प्रति और उनके प्रति भी। ठीक है, तो आई होप समझ पा रहे होंगे रोमांटिसिज्म की फीलिंग क्या होती है। अ कल्चरल मूवमेंट विच साउथ टू डेवलप फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। नेशनलिस्ट सेंटीमेंट मींस राष्ट्र के लिए भावनाएं। ठीक है, तो उसमें कल्चरल मूवमेंट एक बहुत बड़ा रोल, इंपैक्ट डालता है। ठीक है, किस तरह से? Artist and poet criticize the glorification of reason and science and focus instead on emotional, institution and mystical feelings। ठीक है, आर्टिस्ट जो हुआ करते थे, लेखक, कवि, ठीक है, आपके जो भी आपने आज तक कभी कोई पोएट्री पढ़ी होगी, कोई कहानियां पढ़ी होंगी, अगर देश के बारे में पढ़ी होंगी, तो कहीं ना कहीं आप एसोसिएट कर पाते होंगे कि आपके अंदर भी एक फीलिंग्स आती होगी। तो वो क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं किस चीज की? तो ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। ज्यादा विज्ञान, ज्यादा तर्क अगर आप करेंगे तो ये फीलिंग्स नहीं होगा। ठीक है, इमोशंस जो होता है ना, कोई भी इमोशन जो होता है वो, उसके पीछे बहुत बड़ा कोई रीजन नहीं होता है, कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं होता है। इमोशन जस्ट इमोशन होता है, सेंटिमेंट जस्ट सेंटिमेंट होता है। इसी चीज को
ग्लोरीफाई करने के लिए मना करते हैं, ग्लोरिफिकेशन करने के लिए क्रिटिसाइज करते हैं जो पोएट्स एंड आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है। एक्चुअली में देखो थोड़ा फिलोसफिकल एंड पे आप इसे समझेंगे ना तो ऐसे समझ सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स से अगर प्यार करते हैं तो उसके पीछे का कोई बड़ा रीजन नहीं है, आप उसके पीछे कोई बड़ा साइंस नहीं ढूंढते हो, आप करते हो तो करते हो जस्ट। तो इंस्टीट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग्स पे ज्यादा उन्होंने फोकस किया, ठीक है। इंस्टीट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग्स क्या है? अंतर ज्ञान, यानी कि आपकी चेतना, थोड़ा सा फिलोसफिकल वे में समझिएगा, स्पिरिचुअल वे में समझिएगा कि अंदर से कोई फीलिंग्स आ रहा है, ठीक है, रहस्यमय तरीके से, मतलब आपको पता भी नहीं चल रहा है। देश के प्रति भी ऐसा ही होता है, आप बिना किसी ग्रीड के आप एकदम कुर्बान हो जाते हो, आप अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हो। हमारे सोल्जर्स हो गए या फिर बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज जो कि बहुत कम एज में, भगत सिंह की अगर बात की जाए, ठीक ना, तो बहुत कम एज में अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये सेंटीमेंट कहां से आया, ठीक है, ये सेंटीमेंट अपने आप को सेक्रीफाइस करने का, अपने आप को कुर्बान करने का, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन, तर्क कहीं कुछ नहीं रहा, ठीक है। सेल्फलेस, निस्वार्थ भाव से, ठीक है। तो फीलिंग ऑफ लव जो होता है ना, या फिर देश के प्रति हो, किसी के भी प्रति हो, ठीक, वो सिर्फ और सिर्फ ये देखता है कि मुझे इसके प्रति फीलिंग है या नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा रीजन नहीं ढूंढता है या साइंस नहीं लगाता है। तो इसी चीज को आर्टिस्ट और पोएट क्रिटिसाइज करते हैं, किस चीज को, कि आप रीजन या साइंस मत लगाइए, सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे फोकस कीजिए, इंस्टेड ऑन इमोशन ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग, कि पूरी तरह से आत्मज्ञान हो, अंदर से ये इमोशंस आए, और उस चीज पे अगर आप फोकस करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहां के जो कॉमन लोग हैं, वहां पे जो आम जनता रहती है, इस चीज से रिलेट कर पाएगी। वो ज्यादा साइंस नहीं समझ सकती, वो ज्यादा रैशनल नहीं हो सकती, वो ज्यादा लॉजिकल नहीं होगी, ठीक है। एफर्ट्स वाज टू क्रिएट सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, कॉमन कल्चर, पास्ट एज द बेसिस ऑफ नेशन। नेशन के लिए जो है अगर आप एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इमोशन को डेवलप करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी साइंस क्या करना है, क्रिएट सेंस ऑफ शेयर कलेक्टिव थ्रू द हेरिटेज। आपके पास जो विरासतें हैं, आपके पास जो आपका पूर्वज का दिया हुआ है, ट्रेडिशनली जो कल्चरली चल रही हैं चीजें, उस चीज से आप लोगों के बीच में सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। आप किसी मॉन्यूमेंट्स के थ्रू, आप किसी टेंपल के थ्रू लोगों को कलेक्टिव सेंस डेवलप कर सकते हैं, लोगों के बीच में कलेक्टिव सेंस डेवलप कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल रोमांटिक इमेजिनेशन टुवर्ड्स योर नेशन किस तरह का होता है, और रोमांटिसिज्म क्या होता है, कल्चर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछा जाता है, बट ठीक है, समझने के लिए अच्छी बात है इसके अंदर। अब इसमें हम पढ़ेंगे जर्मनी के केस में, जर्मनी में क्या हुआ, किस तरह से कल्चर का या फिर पोएट्री का या फिर जो राइटर्स हैं उनका क्या रोल रहा, फिलोसफर का क्या रोल रहा। तो जर्मनी में आइडियाज ऑफ, एक नाम आता है जोहान गॉटफ्राइड हर्डर के बारे में, ठीक है। इनका आइडियाज क्या है टुवर्ड्स द जर्मनी। ट्रू जर्मन कल्चर कैन डिस्कवर्ड अमंग जर्मन कॉमन पीपल, दास वोक। दास वोक एक मार्क्स में पूछा जा सकता है किसे कहते हैं, तो वहां के कॉमन पीपल को, कहां के, जर्मनी के कॉमन पीपल को दास वोक कहा जाता था, ठीक है। जोहान जी का जो है क्या आइडिया है कि अगर ट्रू जर्मन कल्चर डिस्कवर करना है, अगर जर्मनी के लोगों के बीच में एक सही मायने में जो कल्चर है उसे डिस्कवर करना है, तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इन्हीं फैक्टर के आधार पे, आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक और कल्चर के आधार पे आप ट्रू जर्मन कल्चर को डिस्कवर कर सकते हैं। और किनके बीच में कर सकते हैं, जो कॉमन पीपल है, जो आम जनता है, ठीक है। अच्छा, आम जनता को क्यों चुना गया, आप सोच करके देखिएगा। कभी भी कोई पॉलिटिशियन इलेक्शन में खड़ा होता है तो प्रोमिसेस क्या होते हैं, उसके इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या होता है कि हम गरीबी हटाएंगे, ठीक है, हम बेरोजगारी हटाएंगे, क्योंकि बेरोजगार और गरीब लोगों की संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो जो नंबर्स में ज्यादा है, अगर उनके बीच में ये फीलिंग इमर्ज होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो कॉमन पीपल है, यानी कि जो नंबर्स में ज्यादा है, तो उनके बीच में होगा, तो ऑब्वियस सी बात है एक प्रेशर ग्रुप की तरह एक्ट करेंगे, और जिसके कारण सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑब्वियस सी बात है डेवलप हो जाएगा, ठीक है। थ्रू फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री, फोक डांस, दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन वोकजिस वाज पॉपुलराइज्ड, ठीक है। फोक डांस, फोक लोर, फोक पोएट्री, लोक कथाएं कहते हैं, जिसे लोकल लेवल पे आपने कई बार गीत, कविताएं, गाने सुने होंगे अपने अपने रीजन के हिसाब से, ठीक है, अपने लैंग्वेज में सुने होंगे, ठीक, हर जगह की अपनी बोली होती है, अपनी भाषा होती है, तो उस रीजन में सुना होगा। अपना डांस होता है, सॉन्ग्स होता है, ठीक है, कहीं पंजाब जाओगे तो भंगड़ा पाले, ठीक है, गुजरात जाओगे तो डांडिया, ठीक है, डांडिया पाले खेल ले, जो भी है, तो हर जगह का अपना अपना एक रीजनल लेवल पे वहां का कुछ ना कुछ लोक कथाएं या लोक नृत्य हुआ करता है, ठीक है। उसके बिहाफ पे भी आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
अगर गुजरात का व्यक्ति है और उसे डांडिया खेलने के लिए आप इनवाइट कीजिएगा तो ऑब्वियस सी बात है आएगा। गुजरात का जो फूड है उससे आप वो उससे रिलेट करवा पाओगे। पंजाब का जो भांगड़ा डांस है, ठीक है, हर जगह का जहां भी जिस चीज को वहां पे रीजनली सेलिब्रेट किया जाता है, कल्चरली बहुत लंबे समय तक रहा है उसका एग्जिस्टेंस, उस बेसिस पे आप लोगों को कनेक्ट करवा सकते हैं, उनके बीच में एक कलेक्टिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़े फैक्टर थे जो जोहान गॉटफ्राइड हैडर इस चीज को एम्फसाइज करते हैं, इस पे जोर देते हैं। ठीक है, अब वोकजिस्ट क्या है? वोकजिस्ट जैसे आपने पढ़ा कि दास वो कॉमन पीपल है, ठीक है, तो उन कॉमन पीपल के बीच में जो स्पिरिट ऑफ नेशन है, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है, जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को कैरी करते हैं उन्हें वोकजिस्ट कहा जाता था जर्मनी में। ठीक है, जैसे जो क्रांति लाएगा उन्हें क्रांतिकारी, जो रेवोल्यूशन लाएगा वो रेवोल्यूशनरी। ठीक है, वैसे ही जो कॉमन पीपल है दास वो, और जो कैरी करेगा इस आइडिया को, स्पिरिट ऑफ नेशन को, उसे वोकजिस्ट कहा जाएगा। ठीक है, तो उसे पॉपुलराइज किया गया। Collecting and recording these forms of folk culture was essential to project of nation building. क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि what were the ideas of Johann Gottfried Herder? तो आप इसे आप तीनों पॉइंट्स को आंसर के तौर पे लिख सकते हैं कि एक तो ट्रू जर्मन कल्चर उन्हें अगर डिस्कवर करना है तो कॉमन पीपल के बीच में करें। दूसरा किसके थ्रू कर सकते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं, तो फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री, फोकलोर, फोक डांसेस, ये सारे बहुत सारी चीजें हैं जो जिसके बिहाफ पे कॉमन लोगों के बीच में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप किया जा सकता है, और इन सबको कलेक्ट करके रिकॉर्ड के तौर पे रखा जाना चाहिए फोक कल्चर को, ताकि ये एसेंशियल चीजें बने जो नेशन बिल्डिंग के लिए एसेंशियल चीजें हैं ये। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को अगर यूनाइट करके, समझिए इस चीज को मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। सपोज दैट आप जाकर के बड़े रीजनेबल होकर के, लॉजिकल होकर के गरीब लोगों के बीच में जाकर के उन्हें आप जीडीपी समझाएं, ठीक है, इकोनॉमी के बड़े बड़े टर्म समझाएं कि आपका प्राइमरी सेक्टर खराब है, आपका सेकेंडरी सेक्टर बहुत खराब हो गया है, सेकेंडरी सेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आप टर्सरी सेक्टर, तो वो लोग लास्ट में पता है आपको क्या रिएक्शन देंगे जब आप पूरा बात अपनी खत्म करेंगे, बताओ। तो फिर आपको क्या करना है, आपको करना है कि वहां के जो लोकल लोग हैं उनकी एसेंशियल चीजों को देखनी है। ठीक है, वहां का जो फोक कल्चर है उस चीज पे ज्यादा गौर करना है। ठीक, तो यही चीज को आइडियाज जो आइडियाज बता रहे हैं जोहान गॉटफ्राइड हैडर, इन्होंने भी इंप्लीमेंट किया। Collecting and recording the forms of folklore was essential to the project of nation building. ठीक, नेक्स्ट समझिए, vernacular language and folklore helpful in recovering an ancient national spirit. vernacular language का मतलब क्या होता है, रीजनल डायलेक्ट्स। ठीक है, ये शब्द आपने एक बार और पढ़ा होगा कहीं, याद कीजिएगा। जब फ्रेंच रेवोल्यूशनरी ने फ्रांस के लोगों के बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग को इमर्ज करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे, तो उनमें से एक था रीजनल लैंग्वेज वाज डिस्करेज्ड। ठीक है ना, और फ्रांस का जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसे एम्फसाइज किया गया था। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज होता है क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, आप लोगों के बीच में जाएं और उन्हें उनकी भाषा में समझाएं। आप ज्यादा इंग्लिश या फिलोसफिकल टर्म यूज कीजिएगा या फिर लोअर लेवल पे जाकर के आप किसी और भाषा में उनसे बात कीजिएगा तो वो नहीं समझेंगे, दे विल कंप्लीटली अंडरस्टूड नहीं होगा उन्हें कि क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। ठीक है, तो हेल्पफुल किस चीज में होगा, वर्नाकुलर लैंग्वेज में, और इसके थ्रू आप रिकवर कर सकते हैं एंशिएंट, प्राचीन नेशनलिज्म स्पिरिट को, यानी पुराने समय से जो राष्ट्रीय देश के प्रति जो फीलिंग रहा है वो सारी चीजों को आप रिकवर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू अ लार्ज ऑडियंस हु वर मोस्टली इलिटरेट। इलिटरेट मींस पढ़ा लिखा जो तबका नहीं है, इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, आज की डेट में भी, बट धीरे धीरे लिटरेट हो रहे हैं लोग। तो अगर आपको मेजॉरिटी लोगों के बीच में इस मैसेज को फॉरवर्ड करना है तो इसका एक सबसे बड़ा तरीका हो सकता है वर्नाकुलर लैंग्वेज, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है, जिस भाषा में वो समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आप जाएंगे, अभी मैंने लास्ट में एग्जांपल दिया था, तो वही रिएक्शन आपको मिलेगा, और फिर आप आकर के वो मीम देखा ना आपने, आए बैगन वाला, तो वैसे यहाँ पे भी लोग रिएक्ट करेंगे। जब आप पूरी तरह से अपनी बातें खत्म कर देंगे तो वो रिएक्शन आपको वही मिलेगा। तो क्या बेहतर चीज है कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में आप अपनी बातों को रखिए। नेशनलिज्म की फीलिंग इस तरह से इमर्ज किया जा सकता है, ना कि आप बड़े बड़े टर्म्स को यूज करते हुए बड़े साइंस को लॉजिकल और रैशनल होकर के आप डिबेट कर रहे हैं और उनसे उन लोग कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस। लार्ज ऑडियंस क्यों कहा गया है, क्योंकि नंबर्स में ये कॉमन पीपल ही सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, हु वर मोस्टली इलिटरेट, जो कि अनपढ़ है, अनपढ़ शब्द सही नहीं लगता इसलिए पढ़े लिखे नहीं है बोलिए। ठीक, पढ़े लिखे जो लोग नहीं है उन लोगों के लिए थोड़ा सा कड़वा शब्द यूज करने से बचिए। तो जो पढ़े लिखे लोग नहीं है एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हिसाब से, वो समझदार तो है ना एटलीस्ट, ठीक है, तो उनकी समझदारी को बढ़ाने के लिए उनकी ही भाषा में उनसे बात करनी होगी।
ठीक है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे एक केस ऑफ पोलैंड। केस ऑफ पोलैंड, पोलैंड का क्या केस है देखिए। तो पोलैंड जो है लगभग 100 सालों तक तो मैप में एग्जिस्ट भी नहीं करता है। उसका कारण समझिएगा क्यों। पोलैंड डिवाइडेड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर्स पर्शिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, पीआरए लिख दिया मैंने शॉर्ट में, पर्शिया, रशिया और ऑस्ट्रिया। ये ग्रेट पावर्स हैं जिसके द्वारा पोलैंड को 1815 के दौरान जब कंजर्वेटिव रिजीम दोबारा से रिस्टैब्लिश हो रही थी तब इन्होंने बांट लिया था। पोलैंड का मतलब एग्जिस्टेंस ही लेना, ठीक है। 18th सेंचुरी में इन्होंने बांट लिया, लेकिन वहां के लोगों के बीच में जो लैंग्वेज है उसने बहुत बड़ा रोल निभाया। किस तरह से? इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एक्जिस्टेंस एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग वर केप्ट अलाइव थ्रू द म्यूजिक एंड लैंग्वेज। ठीक है, पोलैंड जो है उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहा आफ्टर द डिवीजन बाय द ग्रेट पावर्स। इन्होंने अपने आपस में ही बांट लिया था इस पोलैंड को, बट स्टिल यहाँ पे नेशनलिज्म की फीलिंग उनके दिलों में, उनके अंदर जहन में कहीं ना कहीं हमेशा के लिए रही थी थ्रू द म्यूजिक एंड लैंग्वेज। देख रहे हैं लैंग्वेज कितना बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किस तरह से लैंग्वेज को लोग साथ में लेकर के चलते हैं। तो हुआ क्या, इसमें आता है कार्लो कुरपेंस्की का नाम। ठीक है, पोलैंड के केस में क्या करते हैं, नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरा म्यूजिक, फोक डांस लाइक पोलनाइज एंड मजूरका इनटू अ नेशनल सिंबल। क्या था फैक्टर आपको बताए थे, आर्ट, कल्चर, डांस, स्टोरीज, ये सारी चीजें क्या थी, लोगों को बीच में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करता था, लोगों को यूनाइट करने का काम करता था। तो कार्लो कुरपेंस्की का म्यूजिक जो है, ओपेरा म्यूजिक, आपने कभी सुना हो, अगर नहीं सुना तो सुनिएगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग म्यूजिक होता है। तो नेशनल स्ट्रगल को बनाए रखने के लिए कार्लो कुरपेंस्की भी, जैसे जर्मनी के केस में आपने जोहान गॉटफ्राइड हैडलर को देखा था, वैसे कार्लो कुरपेंस्की यहाँ पोलैंड के केस में देखिएगा तो म्यूजिक और फोक डांस पे ज्यादा जोर देते हैं। फोक डांस लाइक पोलनेज और मजूरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल, यानी कि लोगों के बीच में नेशनलिस्ट भाव को, नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को इमर्ज करने के लिए, नेशनलिस्ट भाव को पैदा करने के लिए। ठीक है, अब देखिएगा क्या इंपॉर्टेंस रहा था पोलैंड के केस में। इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन नेशनलिस्ट सेंटीमेंट, नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को डेवलप करने में पोलैंड में क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा। तो आफ्टर द रशियन ऑक्यूपेशन यानी ग्रेट पावर्स ने, यहाँ पे मैंने आपको बताया ग्रेट पावर्स ने किस तरह से पोलैंड को डिवाइड कर लिया था ऑस्ट्रिया, पर्शिया और रशिया के बीच में। तो रशियन ऑक्यूपेशन के बाद क्या हुआ, पोलिश लैंग्वेज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल एंड रशियन लैंग्वेज इम्पोज्ड एवरीवेयर। ठीक है, भाषा देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इंडियन कंटेक्स्ट में आप समझिएगा, पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ना भी है कि हमारे कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज है और उसके अलावा जब एक ऑफिशियल लैंग्वेज को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई तो हमारे यहाँ पे भी सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। श्रीलंका का केस पढ़िएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा, सिंहाला स्पीकर्स के का अगर सिंहाला लैंग्वेज को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया, तो वहां सेपरेट नेशन स्टेट की मांग की गई। तो लैंग्वेज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, हुआ क्या रशियन ऑक्यूपेशन के बाद, यानी रशिया ने जब पोलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया तो वहां पे पोलिश भाषा, यानी पोलैंड की जो भाषा थी पोलिश, उसे बोलने से मना कर दिया गया स्कूलों से। स्कूल में बिल्कुल भी आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, रशियन लैंग्वेज को इंपोज कर दिया गया हर जगह कि आप बोलेंगे तो कौन सी भाषा, रशियन भाषा। ठीक है, आप इंसान के क्या पहनेगा, क्या खाएगा, क्या बोलेगा, इस चीज पे भी रोक लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक रेवोल्यूशन तो होगा ही, एक रिवॉल्ट तो होगा ही। और वैसा ही हुआ इन 1813 आर्म रेवेलियन अगेंस्ट द रशियन रूल, रशियन रूल के अगेंस्ट एक आर्म रेवेलियन हो गया। समहाउ रशियन रेवोल्यूशनरीज, जो रशियन रेवेलियन हुआ रशियन रूल के अगेंस्ट में, उसे सरप्रेस कर दिया गया। ठीक है, फॉलोइंग दिस, इसको फॉलो करते हुए मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी कौन, बिशप्स, फादर, जो रिलीजियस अथॉरिटी को रन करते हैं, ठीक, इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज एन वेपन, लैंग्वेज को एक हथियार बना लिया। देखिए, जिस लैंग्वेज से रशियन रूल इन लोगों को, पोलैंड वाले लोगों को अलग करना चाहती थी, जिनके दिलों में लैंग्वेज बस रहा था, उन्हें एज एन वेपन के तौर पे यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, वेपन से एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक बच्चा पूछता है मुझसे, सर वेपन का मतलब क्या होता है? मैं सरप्राइज हो गया कि वेपन क्या होता है भाई। ठीक है, एग्जैक्टली में उसका ये पूछना था, वेपन क्या होता है। ठीक है, वो नटूरे फटूरे वाला सिनेरियो बन गया था मेरे साथ में। ठीक, तो वेपन की तरह लैंग्वेज को भी यूज किया जाने लगा ऑफ नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, पोलिश वर्ड यूज फॉर चर्च गैदरिंग, चर्च में जितनी भी गैदरिंग्स हुआ करती थी, यानी कि रिलीजियस अथॉरिटीज के थ्रू जितने भी गैदरिंग्स किए जाते थे, उन सभी में पोलिश भाषा का यूज करना शुरू कर दिया।
जितने भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं तो उसे पोलिश लैंग्वेज में दिया जाने लगा। और जैसे जैसे पोलिश लैंग्वेज पूरी तरह से डोमिनेट करने लगा, यूज ऑफ पोलिश लैंग्वेज केम टू बी सीन एज एन सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। रशिया ने जिस पोलैंड को कैप्चर किया था, ऑक्यूपाई किया हुआ था, वहीं पे इसे पोलिश लैंग्वेज को, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज को, भाषा को वेपन बना करके पोलैंड वालों ने रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया। तो आई होप आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इसमें कि रोमांटिसिज्म क्या होता है या रोमांटिक इमेजिनेशन क्या होता है। क्या आइडियाज थे जोहान गोटफ्राइड हैटर के जर्मनी के केस में? कार्लो कुरपेंस्की कौन थे? क्या था पोलैंड में लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंट रोल नेशनलिज्म की फीलिंग को इमर्ज करने के लिए। ठीक है, ये बेसिक कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें ध्यान रखिएगा। आई होप ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो है हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो जर्मनी के कंटेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे कि 1848 के बाद कैसे फ्रांस अब रिपब्लिक बनेगा, जर्मनी में कैसे सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में चीजें आगे बढ़ेगी, ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम चैप्टर के अंदर क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक पैरेलली स्टोरी चल रहा है कि सोसाइटी में क्या क्या चीजें हो रही है, और दूसरी तरफ टाइमलाइन चल रहा है कि 1789 से रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, 1799 में डायरेक्टरी रूल, 1804 में फिर नेपोलियन के बाद 1815 में नेपोलियन का डिफीट, कंजर्वेटिव रेजिम, 1830 में 1830 जुलाई रेवोल्यूशन फ्रांस में। ठीक है, फिर आगे हम नेक्स्ट 1848 समझेंगे। तो इस तरह से पैरेलली टाइमलाइन के हिसाब से एक दूसरी तरफ चलता है हमारा सोसाइटी में क्या चल रहा है। तो सोसाइटी में आप देखेंगे क्या कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरी का क्या कौन से स्टेप लिए, एरिस्टोक्रेट क्लास कौन है, मिडिल क्लास कौन है, लिबरल कौन है, कंजर्वेटिव कौन है, न्यू मिडिल क्लास कौन है, ये सारी चीजें। रोमांटिसिज्म क्या है, तो ये सारी चीजें एक पैरेलल सोसाइटी में चल रही है नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने के लिए। तब तक के लिए नेक्स्ट टॉपिक में जब हम स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।